हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने माल की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति की विभिन्न परिस्थितियों में समय का निर्धारण किया था। आज हम सेवाओं की आपूर्ति के समय का निर्धारण करेंगे। आज हम सेवाओं की आपूर्ति के समय के निर्धारण की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। ये कुछ परिस्थितियां आपके सामने मैंने लिखी हैं। सेवाओं की सामान्य आपूर्ति की दशा में, सेवाओं की निरंतर आपूर्ति की दशा में, विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति की दशा में, वाउचर की आपूर्ति की दशा में या कुछ अन्य परिस्थितियों में। इन सब अलग अलग परिस्थितियों में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये हम आज इस वीडियो में करेंगे। स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन हम इन सभी पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित रूल समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं, जिस प्रकार से हमने माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किया था, उसी प्रकार सेवाओं की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये आपके सामने है। तो पहला पॉइंट, इन 6 पॉइंट्स में पहला पॉइंट, सेवाओं की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये आपके सामने है। तो इसका क्या नियम है? इसकी दो कंडीशंस हैं, यदि बीजक जारी कर दिया गया है और यदि बीजक जारी नहीं किया गया है। तो यदि बीजक जो भी निर्धारित समय है धारा 31 के अनुसार, यदि उस टाइम के भीतर जारी कर दिया गया हो, वो टाइम क्या है? यदि सामान्य सेवा प्रदाता है तो उसको सेवा की आपूर्ति के 30 दिन के भीतर भीतर बीजक जारी करना होता है। और अगर विशिष्ट श्रेणी का सेवा प्रदाता है, यानी कि विशिष्ट श्रेणी में कौन कौन आता है? कोई बीमा करता है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई गैर बैंकिंग कंपनी है, कोई वित्तीय संस्था है, इनको सेवा की आपूर्ति के 45 डेज में बीजक जारी करना होता है। तो इन दोनों में से जो भी है, यदि बीजक इस निर्धारित समय अवधि में 30 दिन या 45 दिन इसके भीतर भीतर जारी कर दिया गया हो और सेवाओं की सामान्य आपूर्ति है, तो बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले होती है वो आपूर्ति का समय मानी जाएगी। यदि बीजक जारी कर दिया गया हो, निर्धारित समय में जारी कर दिया गया हो, जो मैंने आपको बताया 30 दिन या 45 दिन, तो बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले आए आपूर्ति का समय मानी जाती है। और यदि उपरोक्त समय सीमा में बीजक नहीं जारी किया गया हो, तो सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, सेवा प्रदान करने की तिथि और या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों में से जो भी घटना या जो तिथि पहले आएगी वही हमारी आपूर्ति का समय कहलाएगी। तो इसको हम अभी न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है जी, निम्नलिखित विवरणों से सेवा की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। ये आपके सामने है, निम्नलिखित विवरणों से सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। तो 5 मार्च 2020 को एक हॉल की बुकिंग करवाई और सम एग्रीड 18,000 रुपये में हॉल की बुकिंग करवाई, जिसमें से 4,000 रुपये एडवांस प्राप्त किए, 4,000 रुपये रिसीव्ड हुए एडवांस। 14 मई को वो उस हॉल में फंक्शन हुआ और 26 जून को, एक महीने बाद, सेवा प्रदान करने के 1 महीने 12 दिन बाद बिल जारी किया, इनवॉइस इशू किया 18,000 रुपये का, जिसमें 14,000 रुपये पेमेंट दिखाई, क्योंकि 4,000 रुपये एडवांस आ गए थे। तो वो जो हॉल बुकिंग की 5 मार्च को 18,000 रुपये में बुकिंग की हॉल की, जिसमें से 4,000 रुपये एडवांस में दिए। 14 मई को फंक्शन हो गया, 26 जून को, यानी कि लगभग 42 दिन बाद, 14 मई से 26 दिन हो जाते हैं, 26 जून हो जाते हैं 42 दिन बाद बिल जारी किया 14,000 रुपये का, और उसकी पेमेंट रिसीव्ड हुई 2 जुलाई, 2 जुलाई को पेमेंट रिसीव्ड हुई। तो अब हमें ये सेवा की आपूर्ति का समय निर्धारित करना है। तो देखिए, ये सामान्य
सेवा प्रदाता है, यानी कि ये कोई बैंकिंग कंपनी नहीं है, गैर बैंकिंग नहीं है, वित्तीय संस्था नहीं है, या कोई बीमा कंपनी नहीं है, तो ये सामान्य सेवा प्रदाता है। तो सामान्य सेवा प्रदाता को 30 दिन के भीतर बिल जारी करना है। सेवा प्रदान करने से 30 डेज में, 30 दिन में देना है। तो सर्विस दी 14 मई को, फंक्शन कब हुआ है उस हॉल में, 14 मई को। तो 14 मई से 14 जून, 13 जून तक बिल जारी हो जाना चाहिए था। आप काउंट कर लें, 14 मई से 30 दिन, तो ये 13 मई या 12 मई जो भी है बनते हैं, उस तारीख तक बिल इशू हो जाना चाहिए था। लेकिन बिल इशू हुआ है 26 जून को, यानी कि बिल समय में इशू नहीं हुआ, निर्धारित समय में बीजक जारी नहीं हुआ। तो निर्धारित समय में जब बीजक जारी नहीं होता है तो क्या होता है, क्या नियम लागू होता है, सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले हो। ये देखिए आपके सामने नियम है, यह नियम एप्लीकेबल होगा, ये नीचे वाली लाइन, यदि बीजक समय में जारी नहीं किया गया हो तो सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो। तो भुगतान 2 किस्तों में प्राप्त हुआ है। ये देखिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं, 4000 रुपये तो पहले प्राप्त हुए हैं, एडवांस भुगतान पहले सेवा को प्रदान किया है 14 मई को। तो इन 4000 रुपयों के लिए भुगतान 4000 रुपये जो प्राप्त हुआ है, इस 4000 रुपये के लिए जो आपूर्ति का समय कहलाएगी 5 मार्च, और बाकी 14,000 जो कब प्राप्त हुए हैं, बाकी 14,000 प्राप्त हुए हैं 2 जुलाई को, लेकिन सर्विस कब दी है 14 मई को। तो सेकंड परिस्थिति में, यानी कि पहले जो 4,000 रुपये पहले प्राप्त हो गए हैं उसके संदर्भ में तो सेवा प्रदान करने की तिथि तो 14 मई ही रहेगी, भुगतान पहले प्राप्त हो गया 5 मार्च या 14 मई से, जो पहले है दोनों में से, तो 5 मार्च पहले है। 4,000 रुपये के लिए तो आपूर्ति का समय होगा 5 मार्च, बाकी जो 14,000 रुपये के लिए हैं वो सर्विस दी है 14 मई को और भुगतान प्राप्त हुआ 2 जुलाई को, तो बाकी 14,000 रुपये के लिए आपूर्ति का समय कहलाएगा 14 मई। तो ये पढ़ लीजिए, आपके सामने है, ये सेम चीज को बताई गई है। 4,000 रुपये की राशि के लिए सेवा की आपूर्ति का समय 5 मार्च 2020 है, क्योंकि 4,000 के भुगतान की तिथि सेवा प्रदान करने की तिथि से पहले है। शेष 14,000 रुपये की राशि के लिए सेवा आपूर्ति का समय 14 मई 2020 है, जो सेवा प्रदान करने की तिथि है, क्योंकि 14,000 के भुगतान की तिथि बाद में आती है। तो आपको एक ही नियम याद रखना है, यदि बीजक निर्धारित समय में 30 दिन या 45 दिन में जारी कर दिया गया है तो बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों में से जो पहले आती है, बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों में से जो पहले आए वो आपूर्ति का समय मानी जाएगी। और यदि बीजक समय में जारी नहीं किया गया है तो सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, दोनों में से जो पहले आए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं। राम मोहन से, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता है। राम मोहन से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना चाहता है। मोहन सीए है। मोहन राम की आय की विवरणी 28 मई 2020 को प्रस्तुत कर देता है, यानी कि उसने सर्विस दे दी 28 मई 2020 को, उसने मोहन ने राम को सर्विस दे दी। निम्नलिखित विभिन्न दशाओं में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार सेवा की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन की 4 परिस्थितियां हैं, हमें इन चारों दशाओं में बताना है कि आपूर्ति का समय क्या कहलाएगी। याद रखिए, सेवा का प्रदान किया 28 मई को, ये आपके सामने डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये सर्विस दे दी। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये इनवॉइस इशू कर दिया पहली परिस्थिति में। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ द टैक्स इनवॉइस, ये हमें पता ही है अगला 1 महीना होता है। डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी पुस्तकों में जो पेमेंट है कब दर्ज की गई, 30 मई को सीए की बुक्स में। और पेमेंट बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुई, 31 मई 2020 को। तो याद रखिए, कई बार हमें क्वेश्चन में ये भुगतान की 2 तिथियां दी होती है, एक तो भुगतान को प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की तिथि, और एक उसके बैंक खाते में क्रेडिट होने की तिथि। तो इन दोनों में से जो पहली तिथि होती है ना, जो दोनों में से जो पहली तिथि आती है उसको हमें कंसिडर करना है, उसको भुगतान प्राप्त होने की तिथि मानना है। इन दोनों में से लास्ट में से प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में दर्ज करने की तिथि या उसके बैंक खाते में जमा होने की तिथि, इन दोनों में से जो पहले आती है इसको हमें भुगतान की तिथि मानना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं
चलिए पहली परिस्थिति में सेवा प्रदान किया 28 मई को। सेवा प्रदान करने से 1 महीने के भीतर भीतर बिल जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सामान्य सेवा प्रदाता है। तो बिल जारी किया है 29 मई को, यानी कि अगले ही दिन। तो हमारी जो पहली वाली नियम वाली लाइन थी वो एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये निर्धारित समय में बिल जारी कर दिया। तो बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त होने की तिथि, इन दोनों में से अपने को 30 मई कंसीडर करेंगे पहली परिस्थिति में। ये तो 29 मई और 30 मई, इन दोनों में से जो पहले होगा वो हमारी आपूर्ति का समय मानी जाएगी। सॉल्यूशन में देख लेते हैं, ये आपके सामने 29 मई ये रहा, क्योंकि वो चीज पहले आती है। सेकंड केस में सर्विस दी 28 मई को और बिल जारी हुआ 1 जून को, यानी कि 3 दिन बाद ही, यानी कि 3 दिन बाद। तो ये भी निर्धारित समय बीजक जारी हो गया है। तो अब यहाँ पे भी बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान की तिथि, बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो पहले आएगा। तो यहाँ पे भुगतान प्राप्त होने की तिथि 30 मई मानेंगे। तो 1 जून और 30 मई में जो पहले है, तो 30 मई पहले है, तो सेवा आपूर्ति का समय टाइम ऑफ सप्लाई 30 मई मानी जाएगी। तीसरी परिस्थिति में बिल जारी करना था 4 जुलाई को, बिल जारी किया है 4 जुलाई को, जबकि अंतिम तिथि क्या थी 27 जून। तो यहाँ पे बिल निर्धारित समय में जारी नहीं किया है, यहाँ पे बिल निर्धारित समय में जारी नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो पहले हो, सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान की तिथि। तो 28 मई और 9 जुलाई में दोनों में जो पहले है वो तारीख हमारी क्या मानी जाएगी, आपूर्ति का समय मानी जाएगी। ये देखिए 28 मई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान क्वेश्चन है, नियम आप याद रखें और उसको फॉलो करें। सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ समझाई गई है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी तरह से ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप खुद पढ़ के देखें, खुद करके देखें। चलिए सेम क्वेश्चन नंबर आगे वाला भी 18 ऐसे, ये आपको अपने आप करने हैं। चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ये विशिष्ट श्रेणी का जो होता है सेवा प्रदाता, विशिष्ट श्रेणी का सेवा प्रदाता, उसके लिए क्या नियम होता है, उसको 45 डेज में बिल जारी करना होता है। सेवा प्रदान करने के 45 डेज में उसको बिल जारी करना होता है। विशिष्ट श्रेणी या विशिष्ट श्रेणी का सेवा प्रदाता कौन होता है, एक बीमा कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी होती है, कोई वित्तीय संस्था होती है या कोई वित्तीय संस्था। तो ये विशेष श्रेणी के, उसको क्या होता है, सेवा प्रदान करने के 45 डेज में बीजक जारी करना होता है। तो आपके सामने है, एक बीमा कंपनी द्वारा 3 ग्राहक ए बी सी को अप्रैल माह में दी गई सेवाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तो कस्टमर ए, उसको सर्विस दिया 30/4/2020 को, उसका बीजक जारी किया 8/6/2020 को, मतलब मई और जून, लगभग 32 और 40 डेज बाद, 40 डेज में उसका बीजक जारी किया, यानी कि समय में जारी कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें पता है बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त होने की तिथि, इन दोनों में से जो पहले होता है। तो 8/6 और 28/5, दोनों में 28/5 पहले है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा 28/5। सेकंड में सर्विस दिया 30/4 को, बीजक जारी किया 8/6 को, तो ठीक है, ये भी विद इन 45 डेज में हो गया। तो अब बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो पहले आएगी, तो 8/6 पहले आ रही है, ये देखिए ये आंसर टाइम ऑफ सप्लाई है। थर्ड परिस्थिति में बीजक जारी किया 28/6 को, यानी कि आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 45 डेज। तो अब ये नियम क्या एप्लीकेबल होगा, सेवा प्रदान करने की तिथि और भुगतान की तिथि। अब इन दोनों में से जो पहले होगा, ये या ये, इन दोनों में से जो चीज पहले होगी वो सेवा की आपूर्ति का समय मानी जाएगी। तो इस दोनों में पहले कौन सा है, 30/4, देखो आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बीच वाले एग्जाम्पल आपको अपने आप करने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हमारी पहला पॉइंट था सेवाओं की सामान्य आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण। अब है सेकंड पॉइंट, सेवाओं की निरंतर आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इससे संबंधित रूल को फॉलो कर लेते हैं, रूल को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा सेवाओं की निरंतर आपूर्ति। पहली बात तो ये है कि निरंतर आपूर्ति होती क्या है, इसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए।
तो निरंतर आपूर्ति से आशय सेवाओं की ऐसी आपूर्ति से है जो किसी अनुबंध के अधीन सामयिक भुगतान की बाध्यता, यानी कि जिसकी पेमेंट हमें लगातार कंटिन्यूस प्राप्त होती रहेगी, के 3 माह से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या बार बार प्रदान की जाए अथवा प्रदान करने का ठहराव किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें निरंतर आपूर्ति का मीनिंग बताया मालूम होना चाहिए। अब सेवाओं की निरंतर आपूर्ति की दिशा में निम्न में से जो तिथि सबसे पहले हो आपूर्ति का समय होता है। अनुबंध के अनुसार भुगतान की नियत तिथि, अनुबंध के अनुसार भुगतान की नियत तिथि, नंबर 2 बीजक जारी करने की तिथि और नंबर 3 भुगतान की तिथि। इन तीनों में से जो भी पहले हो, अनुबंध के अनुसार भुगतान की नियत तिथि, नंबर 2 बीजक जारी करने की तिथि और नंबर 3 है ये भुगतान की वास्तविक तिथि। अब इन तीनों में से जो तिथि पहले होगी, जो अवधि पहले आएगी, वही हमारी आपूर्ति का समय कहलाएगी। सेवाओं की निरंतर आपूर्ति की दिशा में बीजक जारी करने से, अच्छा ये बीजक कब जारी करना होता है या बीजक जारी करने की तिथि या क्या कोई टाइम है क्या, उससे संबंधित प्रोविजन ये है। यदि अनुबंध से भुगतान की नियत तिथि का पता लगाया जा सकता हो, यदि अनुबंध से भुगतान की नियत तिथि का पता लगाया जा सकता हो तो बीजक उस नियत तिथि या उससे पूर्व जारी करना होगा। यदि नियत तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता हो तो पूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय या उससे पूर्व बीजक जारी करना होगा। और यदि भुगतान को किसी घटना के पूर्ण होने से जोड़ दिया गया है तो उस घटना के पूर्ण होने पर या उससे पूर्व जारी होना होगा। अभी इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने, एक अध्यापक एक कोचिंग सेंटर को 20,000 रुपए के प्रति माह पर 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2020 तक कोचिंग सेवाएं देने के लिए सहमत होता है। यानी कि 6 महीने तक लगातार अनुबंध हुआ है, टाई अप हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अध्यापक को भुगतान सेवा के अगले माह की 10 तारीख तक किया जाएगा, यानी कि भुगतान करने की नियत तिथि है। बिलिंग जारी करने, भुगतान प्राप्त करने आदि से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति में एंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इन बुक्स, सेवा प्रदान की 31/1/2020 तक, ये जो जनवरी में सर्विस दी है वो कंप्लीट हो गया, महीना एक महीना 31 जनवरी को उसकी ये बुक्स में एंटर की है। डेट ऑफ इनवॉइस, बिल बनाया 3/2/2020 को, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि पेमेंट करनी थी अगले माह की 10 तारीख तक, तो ये जनवरी की जो पेमेंट है वो 10 फरवरी तक होनी चाहिए थी, और वास्तव में पेमेंट कब प्राप्त हुई, 15/2/2020 को, 15/2/2020 को। तो नियम क्या है, नियम है कि 3 तिथियों में से जो भी तिथि पहले हो, यानी कि बीजक जारी करने की तिथि, अनुबंध के अनुसार भुगतान की नियत तिथि और भुगतान की वास्तविक तिथि, इन तीनों में से जो तारीख भी पहले हो, इन तीनों में से जो तारीख भी पहले हो। तो पहला जो परिस्थिति या पहला जो केस है, इसमें बीजक जारी किया 3/2 को, और पेमेंट की जो भुगतान की नियत तिथि थी वो थी 10/2, और पेमेंट कब रिसीव्ड हुई है, 15/2 को। तो इन तीनों में जो पहले है, यानी कि डेट ऑफ इनवॉइस, बीजक जारी करने की तिथि, वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेकंड परिस्थिति में क्या है, बीजक जारी किया 16 मार्च को और पेमेंट होनी थी 10/3 तक, और वास्तव में पेमेंट कब प्राप्त हुई, 14/3 को। तो इसमें ये 10/3 पहले की तिथि है, उन तीनों में से पहले तिथि आती है 10 मार्च की, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, 10 मार्च। इसी तरह से यहाँ पे 6 अप्रैल पहले आती है, तो वो भुगतान की आपूर्ति की तिथि मानी जाएगी। ये आपके सामने है। तो सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से सेवा की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। आपूर्ति सेवा की निरंतर आपूर्ति है
अनुबंध में अगले माह की 15 तारीख तक मासिक रूप से भुगतान करने का प्रावधान है। यानी कि किसी भी महीने की जो सर्विस है वो अगले महीने की जो 15 तारीख है तब तक पेमेंट की हो जानी चाहिए, भुगतान की नियत तिथि है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये डेट ऑफ इनवॉइस बताया गया है, ये पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये वास्तविक भुगतान की तिथि बताई गई है। तो ये आपको अपने आप करना है ये क्वेश्चन को। ये आपके सामने है, एक मैंने करा दिया, एक आपको अपने आप करना है। चलिए, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है वाउचर्स की आपूर्ति की दशा में। ये हम बाद में करेंगे, ये वाला विपरीत प्रभार वाला। पहले हम करते हैं वाउचर की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अभी तक हमने दो परिस्थितियों में आपूर्ति के समय का निर्धारण किया है। नंबर एक, सामान्य सेवा की आपूर्ति की दशा में, और नंबर दो, निरंतर आपूर्ति की दशा में। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है वाउचर की आपूर्ति की दशा में सेवा की आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो ये वही पॉइंट है जो माल की आपूर्ति की दशा में, माल के वाउचर की आपूर्ति की दशा में जो जिस प्रकार से होता था। तो याद होगा आपको, दो कंडीशन है। यदि वाउचर को जारी करने की तिथि को उस समय उसको पहचान की जा सकती है, यानी कि वाउचर के बदले में क्या चीज मिलेगी ये हमें पहले से पता है, उस समय पता है, तो जिस समय वाउचर जारी किया गया है वही उसको जारी करने की जो तिथि होगी वही आपूर्ति का समय होगी। और अन्य सभी दिशाओं में, यानी कि यदि वाउचर की पहचान नहीं की जा सकती तो अन्य सभी दिशाओं में वाउचर के विमोचन की जो तिथि होगी, यानी कि जिस दिन उसको शोधन कराया है, रिडीम्ड कराया है, वो तिथि ही उसकी मानी जाएगी। तो चलिए आप इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। एक्स एक सेवा आपूर्ति करता है, उसने अपने 3 ग्राहकों ए बी सी को सेवा प्रदान की और प्रत्येक को भविष्य में सेवा का उपयोग करने के लिए वाउचर्स जारी किए। वाउचर से संबंधित विस्तृत विवरण तालिका नीचे दी गई है। तो नेम ऑफ कस्टमर ए को जो वाउचर दिया है, फर्स्ट सर्विस डिलीवर्ड ऑफ गुड्स 1/1/2020, इशू ऑफ वाउचर 1/1/2020, रिडम्पशन ऑफ वाउचर 15/3/2020 और लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वाउचर 1/4/2020। तो ये कहता है जी, एक्स एक ऑटोमोबाइल, ये जो देने वाला है ना सेवा आपूर्ति करता, वो ऑटोमोबाइल सामान का विक्रेता है और स्कूटर और मोटरसाइकिल की मरम्मत की सुविधा भी प्रदान करता है। ए और बी को जारी किए गए कूपन विशिष्ट सेवा और सामान के लिए हैं जिनका मूल्य 2000 रुपये है। तो ये आपके सामने है, ए और बी को जो कूपन जारी किए गए ना वो विशिष्ट सेवा और सम्मान के लिए है, सम्मान के लिए, यानी कि इनकी अब वो की जा सकती है, पहचान की जा सकती है ए और बी के कूपन की, क्योंकि पता है कि इसके बदले में वो विशिष्ट सेवा और सामान मिलेगा। तो ए और बी को जो भी कूपन दिया गया है जिस दिन जारी किया है, वो वाउचर्स जारी किया है, जारी करने की तिथि ही वो उसकी आपूर्ति का समय होगी। देख लेते हैं अभी, ये देखिए आपके सामने है, ये इसको इशू ऑफ वाउचर है 1/1/2020। एक को जो वाउचर दिया वो 1/1/2020 को दिया है, उसने यद्यपि उसको 15/3 को रिडम्पशन कराया उसका, और तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, 1/1/2020। कारण क्या है कि वो जो उसको जो कूपन दिया है, वाउचर दिया, उसकी पहचान की जा सकती है जिस दिन उसको इशू किया है। सेम यही 20 में है, पी के केस में है, बी को भी जिस दिन वाउचर जारी किया गया है, इशू ऑफ वाउचर, वो तारीख ही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वही कारण है। लेकिन जो सी को वाउचर दिया है, सी को वाउचर दिया है, सी को जारी किया गया कूपन किसी विशिष्ट सेवा और माल के लिए नहीं है और इसका मूल्य 5000 रुपये है। तो सी को जो वाउचर दिया उसकी पहचान नहीं की जा सकती, उसके बारे में पता नहीं सी को क्या किस प्रकार की सर्विस मिलेगी। तो इसलिए जो सी का वाउचर है ना, जिस दिन वो इसका रिडम्पशन कराता है, जिस दिन वो उसको रिडीम्ड कराता है, यानी कि 30/3/2020, ये उसकी तारीख मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। ये देखिए, ये रहा आपके सामने आंसर। तो चलिए, आपके सामने मैंने आपको इस वीडियो में 3 प्रकार के पॉइंट करा दिए। नंबर 1, सेवाओं की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय का निर्धारण। नंबर 2, सेवाओं की निरंतर आपूर्ति की दशा में। और नंबर 3, वाउचर की आपूर्ति की दशा में। तो इन तीनों परिस्थितियों में मैंने आपको डिफरेंट माध्यम और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। आप खुद को करके देखिए इनको। बीच बीच में मैंने आपको होमवर्क दिया है, असाइनमेंट, तो आप उसको खुद करके देखें। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आप जरूर वॉच करें नेक्स्ट वीडियो।